फ्रेंड्स, बात करने वाले हैं विजन आईएएस की। ये टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली है 2025 की। ठीक है, यूपीएससी 2025 की टेस्ट सीरीज है, शुरू होने वाली है। टेस्ट नंबर फर्स्ट है और आपके एग्ज़ाम में करीब करीब 120 दिन प्लस मानिए इतने का टाइम बचा है। ठीक है, जो आईएएस के एग्ज़ाम देने वाले हैं, ठीक है, आईएएस या आईपीएस वगैरह के जो सोच रखे हैं उनके लिए यूपीएससी एग्ज़ाम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बिना यूपीएससी क्वालिफाई किए अपनी सुविधाओं को अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और साथ साथ जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दे, क्योंकि पिछला वाला चैनल डिलीट हो चुका है। आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर इसे करिएगा। बिना देर करते हुए मैं वीडियो को शुरू कर रहा हूँ और ये टेस्ट सीरीज 2025 के लिए शुरू है। ध्यान दीजिएगा, ये 2024 की नहीं, जनवरी सीरीज का पेपर है 2025 का और फुल लेंथ का टेस्ट है। ठीक है, फुल लेंथ का ये टेस्ट है। इसमें आपको जीएस और करंट अफेयर दोनों दिखाई देंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, प्लाज्मा तरंग के बारे में दिया गया है। प्लाज्मा तरंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला क्या है, यह एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है जो प्लाज्मा के माध्यम से प्रसारित होती है। दूसरा है, हाल ही में पृथ्वी के चुंबकीय मंडल, जिसे मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है, प्लाज्मा तरंगें देखी गई हैं। तीसरा है, यह आसपास के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को विक्षुब्ध कर सकती है। विक्षुब्ध मतलब अपने रास्ते से भटका सकती है। ठीक है, ऐसे जिगजैग टाइप। उसमें से आपको देखना है कि क्या या कौन से सही है। पहला क्या है, प्लाज्मा तरंग पहले मैं बताता हूँ प्लाज्मा है क्या। प्लाज्मा जो है, जैसे आपने पढ़ा होगा ठोस द्रव गैस। ठीक है, ठोस द्रव गैस, अभी तक आपने पदार्थ की तीन अवस्थाएं पढ़ी हैं, लेकिन जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था होती है, फोर्थ। ठीक है, अब प्लाज्मा होता क्या है, जैसे आपकी मोमबत्ती है। ठीक है, मोमबत्ती की जो लौ होती है ये प्लाज्मा होती है। जो करंट होती है, जो फ्लो करता है, वो प्लाज्मा होते हैं। आग का जो रूप होता है, जो आग होता है ना, सूर्य की एनर्जी वगैरह जो फायर होते हैं, ये सारी चीज़ें प्लाज्मा के थ्रू आती है। ठीक है, जो करंट वगैरह होती है, जो सर्किट्स होता है, जो शॉर्ट सर्किट्स में जो तरंगें निकलती हैं, वो सारी चीज़ें प्लाज्मा के अंतर्गत आती है। प्लाज्मा आपने समझ लिया। अभी क्या करते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगें हैं, ये सही है, और प्लाज्मा के माध्यम से प्रसारित होती है। ठीक है, पहला सही है। दूसरा क्या है, हाल ही में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटोस्फीयर इसे कहा जाता है, प्लाज्मा तरंगें देखी गई। ठीक है, इसमें प्लाज्मा तरंगें देखी गई, ये भी सही है। पृथ्वी का चुंबकीय मंडल, मैग्नेटोस्फीयर, हमारे ग्रह के, जैसे मान लीजिए मेरा ग्रह है, पृथ्वी है, कोई भी ग्रह है। ठीक है, हर ग्रह का एक प्रेशर होता है। ठीक है, एक मेन सेंटर पॉइंट होता है, वहाँ से केंद्रिक में जो ठोस चीज़ें होती है वो अपने थ्रू गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी को रखती है। ठीक, इसी के चारों ओर, पृथ्वी के चारों ओर आवेशित कणों का एक क्षेत्र है, जिसे क्या कहा जाता है, मैग्नेटोस्फीयर कहा जाता है, चुंबकीय क्षेत्र है। और यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित भी होता है। ठीक है, ये पृथ्वी के जो यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्सेस हैं, चुंबकीय क्षेत्र में इससे प्रभावित भी होता है, तो मतलब दूसरा भी सही। तीसरा क्या है, यह आसपास के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र को विक्षुब्ध कर सकती है, तीसरा भी सही है। अब इसमें से देखना है क्या है, कितने सही हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी तीनों सही है। ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ। वेटलैंड सिटी प्रमाणन मतलब रामसर से संबंधित है। ठीक है, रामसर मतलब आज ही के दिन 2 फरवरी के दिन रामसर कन्वेंशन इटली में हुआ था। ठीक है, इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन देखते हैं, यह रामसर अभिसमय के तहत एक स्वैच्छिक योजना है। दूसरा क्या है, दूसरा है, इस कार्यक्रम के तहत अभी तक किसी भी भारतीय शहर को मान्यता नहीं दी गई है। ये दोनों सही हैं, क्योंकि इसमें क्या गया है, भारतीय शहर का नाम दिया गया है। ठीक है, भारतीय स्थल का नहीं दिया गया है। शहर का मतलब सिटी से रिलेटेड होता है, स्थल मतलब कोई पार्टिकुलर एरिया होता है जो आर्द्रभूमि होती है। भारतीय स्थल तो हैं 86 या 84 के आसपास है, लेकिन शहर जो सिटी होती है, अभी तक किसी भी भारतीय शहर को मान्यता नहीं दी गई। और ये स्वैच्छिक योजना है, पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। अब बात करते हैं क्वेश्चन आया क्यों है, क्योंकि भारत सरकार के द्वारा अभी जो 3 शहर हैं, कौन कौन से, भोपाल, इंदौर और उदयपुर। कौन कौन से, भोपाल, इंदौर, उदयपुर, इन 3 शहरों के लिए रामसर का जो नॉमिनेशन है वो दिया गया है। ठीक है, अभी तक किसी भी शहर को प्राप्त नहीं है, ये भी सही है, और स्वैच्छिक योजना है, ये भी सही। इसका दोनों सही हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन दिया गया है उसमें से संशोधन आपको ढूंढना है, कौन सा संशोधन से। डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में कहा था कि क्या संसदीय लोकतंत्र से हमारा तात्पर्य संविधान में सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार सुनिश्चित करने वाले एक व्यक्ति एक मत से है। ठीक है, आपको जो मेन कोड पकड़ना है वो किससे है, एक व्यक्ति एक मत से, मतलब एक व्यक्ति एक ही वोट दे पाएगा। निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा मताधिकार की आयु 21 वर्ष परिवर्तित कर 18 वर्ष कर दी। आपका मेन क्वेश्चन शुरू होता है यहाँ से। ठीक है, किस अधिनियम के द्वारा मताधिकार की आयु में परिवर्तन किया गया। ठीक है, ये बहुत शॉर्ट सा क्वेश्चन है, अगर इसे और शॉर्ट बना दिया तो बस आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष परिवर्तन का संशोधन पूछ रहा है। तो ये कौन सा संशोधन है, 61वां संविधान संशोधन होगा। ये कब हुआ था, 1988। ठीक है, इसमें 21 वर्ष से परिवर्तित कर 18 वर्ष कर दिया। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन डीपीएसपी से है, राज्य की नीति निर्धारण तत्वों में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने से संबंधित है। सीधा सीधा आर्टिकल पूछा है तो आर्टिकल ये हो जाएगा 50 हो जाएगा। ठीक है, न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथककरण जो है वो 50 में स्पष्ट रूप से दिया गया है। वहीं 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने से संबंधित है। ठीक है, बचते हैं दो इम्पोर्टेंट। ये आर्टिकल जो 42 है, 42 किससे संबंधित है, राज्य की काम की न्याय संगत और मानवोचित, ठीक है, जो दशाएं हैं वो सुनिश्चित करेगा। साथ साथ प्रसूति जो सहायता है, ठीक है, प्रसूति सहायता भी राज्य प्रदान करेगा। ठीक है, जैसे कोई औरत है, कोई महिला है, वो जॉब कर रही है तो उसके लिए अगर प्रसूति सहायता है तो उसके लिए 28 दिन या 1.5 महीने तक या 2 महीने तक का लीव अप्लीकेबल हुआ है। ठीक है, बात करते हैं आर्टिकल 43 सेक्शन 1 से, जो 43 से है। तो 43 से क्या कहता है, उद्योगों के प्रबंधन में क्या है, कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करता है राज्य। ठीक है, उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी सुनिश्चित करेगा। बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन दिया, कुछ कथन है उस पर विचार करना है। तो कथन किया है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में है। ठीक है, मूल कर्तव्य के बारे में। पहला क्या है, मूल कर्तव्य केवल नागरिकों तक ही सीमित है और यह विदेशियों पर लागू नहीं होते। ये सही है, केवल भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्य दिए गए हैं, वे विदेशियों पर लागू नहीं होते, जबकि मूल अधिकार कुछ हैं जो विदेशियों पर भी लागू होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, संविधान मूल कर्तव्यों के उल्लंघन के विरुद्ध कानूनी संस्तुति प्रदान करता है। नहीं, कानूनी संस्तुति नहीं प्रदान करता। अगर आपके मूल कर्तव्य का उल्लंघन करते हैं या कुछ हो जाता है तो उसके लिए कानूनी प्रावधान नहीं है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 के तहत, ठीक है, किसके तहत, 1971 के तहत राष्ट्रीय ध्वज, भारत के संविधान और राष्ट्रगान, ठीक है, इन सब का अपमान करता है तो उसके लिए कानूनी प्रावधान किया गया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कौन सा अधिनियम है, राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम 1971 का। ठीक है, उसके लिए राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और राष्ट्रगान का अपमान पे कानूनी प्रावधान है, लेकिन मूल कर्तव्य के उल्लंघन के लिए कोई कानूनी प्रावधान नहीं। मतलब ये सही है, ये गलत है। तीसरा क्या है, मूल कर्तव्य किसी कानून की संवैधानिकता निर्धारित करने में न्यायालयों की मदद करते हैं, ये भी सही है। चौथा क्या है, भारत के संविधान में शामिल किए जाने के बाद से मूल कर्तव्य में केवल 3 बार संशोधन किया गया है। गलत, 3 बार नहीं बल्कि 1 बार किया गया है, वो भी 86वां संविधान संशोधन है। कब हुआ था, 2002 में हुआ था। ठीक है, 2002 में हुआ था, शिक्षा से संबंधित है। ठीक है, अब बात करते हैं मूल कर्तव्य लिया कहाँ गया था, कहाँ से लिया गया था। तो जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है ये यूएसएसआर से लिया गया था, पूर्व सोवियत संघ जो था, इसमें रूस और आसपास के देश शामिल थे, तो वहाँ से मूल कर्तव्य की धारणा को भारत में किया गया था। ठीक है, बात करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मतलब इसमें कितने सही हैं, तो इसमें केवल 2 सही हैं। ठीक है, इसमें केवल 2 सही, पहला और तीसरा सही, बाकी चौथा और दूसरा गलत। ठीक, बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन है, संविधान सभा में समाजवादी शब्द को शामिल करने पर बहस चल रही थी, लेकिन बाद में इसे प्रस्तावना के मूल पाठ से हटा दिया गया। मतलब ये प्रस्तावना में शामिल करने पे बहस चल रहा था, लेकिन इसको हटा दिया गया। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कारण था जो इसके हटाए जाने के लिए सर्वश्रेष्ठ वर्णन करता है। पहला क्या है, इसे संविधान सभा पर अमेरिकी पूंजीवाद व्यवस्था के अत्यधिक प्रभाव के कारण हटाया गया था। गलत है। दूसरा क्या है, संविधान सभा द्वारा
यह निर्धारित करना कि लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध था कि लोगों को किस तरह के समाज में रहना चाहिए। मतलब इसके कहने का मतलब संविधान ये निर्धारित नहीं करता था कि लोगों को किस तरह के सोसाइटी या समाज में रहना चाहिए। ठीक है, तो ये कथन किसने दिया था? ये तर्क दिया था B.R. अम्बेडकर जी ने। ठीक है, अम्बेडकर के अनुसार ये कथन दिया गया था कि संविधान द्वारा यह निर्धारित करना कि लोकतंत्र के सिद्धांतों के विरुद्ध था। क्या था विरुद्ध? कि लोगों को किस तरह के समाज में रहना चाहिए ये संविधान डिसाइड नहीं करता। ये संविधान के लोकतंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध था और ये कथन दिया था B.R. अम्बेडकर जी ने। ठीक है, B.R. अम्बेडकर जी ने दिया था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसीलिए प्रस्तावना को जो मूल संविधान था, ठीक है, समाजवादी जो शब्द था इसको प्रस्तावना से हटा दिया गया था। बाद में समाजवादी शब्द, पंथ निरपेक्ष, एकता और अखंडता, इन सारी चीज़ों को बाद में जोड़ा गया था। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान में जो संविधान सभा थी उसके प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? ठीक है, पहला क्या है? सैयद मोहम्मद सादुल्लाह ये थे, डॉक्टर के.एम. मुंशी ये भी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर ये भी थे, B.N. राव। B.N. राव जी नहीं थे। B.N. राव क्या थे? संवैधानिक सलाहकार थे। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार थे, मतलब कानूनी सलाहकार जो थे वो थे B.N. राव। ठीक है, अब बात करते हैं प्रारूप समिति के लिए। प्रारूप समिति की नियुक्ति कब हुई थी? मतलब जो गठन हुआ था प्रारूप समिति का, ये गठन हुआ था 29 अगस्त, ठीक है, 1947 को हुआ था। ठीक है, 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। प्रारूप समिति में कौन कौन थे? ठीक है, B.R. अम्बेडकर जी थे, ठीक, सादुल्ला थे, के.एम. मुंशी थे, गोपाल स्वामी अयंगर थे, और कौन था? एन माधवराव था। एन माधवराव इन्होंने B.L. मित्र की जगह ली थी। ठीक है, जो माधवराव जी थे वो B.N. मित्र की जगह लिए थे। ठीक, इसके अलावा अगर बात करें T.T. कृष्णमाचारी थे, इन्होंने 1948 में D.P. खतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। कौन? कृष्णमाचारी। ठीक, इस तरीके से देखा जाए तो कौन कितने सदस्य थे? अम्बेडकर, गोपाल स्वामी अयंगर 2, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर 3, के.एम. मुंशी 4, सैयद मोहम्मद सादुल्ला 5, एन माधवराव 6 और T.T. कृष्णमाचारी 7 सदस्य थे। ठीक है, जबकि B.N. राव संवैधानिक सलाहकार थे। तो अगर इनमें से बात किया जाए कितने सदस्य थे, तो इस क्वेश्चन के अलावा जो क्वेश्चन कर रहा है इसमें 3 सदस्य थे। कौन? सादुल्ला, के.एम. मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर। ठीक है, जबकि B.N. राव संवैधानिक सलाहकार थे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ सरकार के प्रकार दिए गए हैं और उस पर डिसाइड करना है उसकी विशेषताएं क्या हैं, तो उसके लिए डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्या है? पहला है सरकार का प्रकार था और परिभाषिक विशेषता था। प्लूटोक्रेसी, इसके सामने क्या है? राजनीतिक रूप से भ्रष्ट लोगों द्वारा शासन की व्यवस्था। ठीक है, दूसरा क्या है? क्लेप्टोक्रेसी, अमीर लोगों के द्वारा शासन की व्यवस्था। तीसरा क्या है? टेक्नोक्रेसी, तकनीक विशेषज्ञों द्वारा शासन की व्यवस्था। आइए व्याख्या करते हैं, डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन पे क्या कौन सा। प्लूटोक्रेसी क्या है? ये ग्रीक शब्द से बना है। ठीक है, ग्रीक शब्द कौन से? प्लूटोस और क्रेटोस। प्लूटो का मतलब होता है धनी, ठीक है, क्रेटोस का मतलब होता है सत्ता, यानी शासन से उत्पन्न हुआ। तो क्या है जो प्लूटोक्रेसी है वो राजनीतिक रूप से भ्रष्ट लोगों द्वारा शासन की व्यवस्था न होकर के जो अमीर लोग थे, धनी लोग हैं, उनके द्वारा जो व्यवस्थाएं बनाई जाती है शासन के लिए, ये उससे संबंधित है। तो पहला गलत हो जाएगा। क्लेप्टोक्रेसी क्या है? क्लेप्टोक्रेसी जो है वो राजनीतिक रूप से भ्रष्ट लोगों के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, जो शासन में रह के बेईमानी, चोरी या 2 नंबर के काम करते हैं उनके द्वारा बनाई जाती है। अगर इसका सही वर्जन देखें तो प्लूटोक्रेसी क्या है? अमीर लोगों द्वारा शासन की व्यवस्था है, और क्लेप्टोक्रेसी क्या है? वो राजनीतिक रूप से भ्रष्ट लोगों के द्वारा है। जबकि टेक्नोक्रेसी है वो तकनीकी रूप से जो विशेषज्ञ होते हैं उनके द्वारा शासन की व्यवस्था होती है। मतलब इसमें कि सही सुमेलन दिया गया है, तो सही सुमेलन में कौन सा सही है? तो सही सुमेलित हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी केवल 3 सही सुमेलित होगा, बाकी तो एलिमिनेशन ऐसे होगा इन सभी का। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक राष्ट्र राज्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी सॉफ्ट स्टेट की विशेषताएं हैं? ठीक है,
पहला क्या है, सैन्य बल और युद्धास्त्रों का न होना। दूसरा है विधि के शासन का खराब प्रदर्शन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी केवल दूसरा। अब बात करते हैं सॉफ्ट स्टेट की, ठीक है, मतलब जो राज्य हैं सॉफ्ट स्टेट की। सॉफ्ट स्टेट में क्या है, सबसे पहले इसका प्रयोग किसने किया था, गुन्नार मेंडल जो थे उन्होंने अपनी पुस्तक कौन सी थी, एशियन ड्रामा, ठीक है, किसमें, एशियन ड्रामा में सॉफ्ट स्टेट शब्द का प्रयोग किया था, ठीक है, गुन्नार मेंडल, ठीक है, इन्होंने अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में सॉफ्ट स्टेट का प्रयोग किया था। सॉफ्ट स्टेट में क्या होता है, जो नर्म मतलब अगर बात किया जाए सॉफ्ट स्टेट नीति क्या है, ये विधि के जो शासन है उनको लागू करने में जो स्टेट की जो कैपेबिलिटी होती है, क्षमता होती है, उसको कमज़ोर करती है, तो उससे हिंसा होती है, हिंसा, अपराध या और सारी चीज़ों में भ्रष्टाचार में वृद्धि होती है, इसलिए ये विधि के शासन का खराब प्रदर्शन करती है। और रही बात अगर युद्धास्त्रों की या सैन्य बल का, तो इसमें सॉफ्ट स्टेट की जगह सॉफ्ट पावर शब्द का यूज होता है, ठीक है, इसमें सॉफ्ट पावर का यूज होता है। अगर सॉफ्ट पावर शब्द होता तो ये सैन्य बल युद्धास्त्र होता, ठीक है, जबकि सॉफ्ट स्टेट है तो स्टेट में जो है विधि के शासन का खराब प्रदर्शन होना हो, इसलिए किसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी केवल 2 सही। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10वें क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोग देखें इसे। उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पहला क्या है, कलकत्ता उच्च न्यायालय की अधिकारिता संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों तक विस्तृत है, ठीक है, ये सही है, ठीक। ये अधिकार कब मिला था, 1950 या 1953 में जो अधिकारिता का विस्तार अधिनियम था, कलकत्ता उच्च न्यायालय अधिनियम 1953। इसके अलावा 2 स्टेट मतलब जो अंडमान और निकोबार के द्वीपीय क्षेत्र हैं उनको स्थापना के द्वारा, मतलब पोर्ट ब्लेयर और पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी डिवीजन के जो मुख्यालय थे, जलपाईगुड़ी में अपनी भ्रमणकाली खंडपीठ का विस्तार किया था, ठीक है, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इसी के द्वारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह का विस्तार मिला था। दूसरा क्या है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय को पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों का एक साझा उच्च न्यायालय होने का अनन्य दर्जा प्राप्त है। तो ये गलत होगा, क्योंकि 2013 तक जब मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा में उच्च न्यायालयों की स्थापना नहीं की गई थी, तब तक इसको 7 राज्यों का जो उच्च न्यायालय है उसको अधिकार मिला था, 7 राज्यों को उच्च न्यायालय का, जबकि 2013 के बाद से इसको हट गया। इस समय वर्तमान में अगर देखा जाए तो इसके पास कितने राज्यों की उच्च न्यायालय की क्षमता है, इस समय किसकी है, गुवाहाटी, मतलब एक तो हो गया असम, ठीक है, असम। दूसरा क्या होगा, नागालैंड, ठीक है, इसकी खंडपीठ कहाँ पे है, कोहिमा में है। और मिजोरम, इसकी खंडपीठ कहाँ है, आइजोल में है। सांसद अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, मतलब अगर देखा जाए तो कौन कौन से, असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, ठीक। अगर राज्यों में देखा जाए तो गुवाहाटी को असम, ठीक है, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्यों के जो उच्च न्यायालय की दर्जा है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय को प्राप्त है, ठीक है। तो अगर कथन की बात की जाए तो इसका पहला कथन ही सही होगा, जबकि इसको 7 राज्यों की अनंत हाई कोर्ट का दर्जा नहीं प्राप्त है। इस समय क्या है, वर्तमान में 4 राज्य हैं गुवाहाटी के, असम, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी केवल 1 सही होगा, ठीक है। 10 क्वेश्चन के सेट पे बात करते हैं। 10 क्वेश्चन के बाद और सेट अवेलेबल की जाएगी, जिसमें 10 क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के 50 तक डिस्कस किया जाएगा, ठीक है। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, गुड डे, नाइस टू।